बीपीएससी डबल एओ के लिए आज भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। प्रैक्टिस सेट 19, ठीक है। 18 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं, अभी भी नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ठीक है ना। आइए देखें, एग्ज़ाम डेट तो बहुत पास में आ गया। आज 15 अगस्त है और 20/8 को ही एग्ज़ाम है। बहुत बच्चे चिंतित हैं, उनकी तैयारी जिनकी नहीं हुई होगी, कोई बात नहीं, सारे प्रैक्टिस सेट देखिए, कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अगर कुछ जानकारी मिल जाए हमारे चैनलों से तो लाइक तो ज़रूर बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब आपके मुताबिक है मेरा चैनल तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। सवाल वही कराए जाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं और जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए देखें, सवाल बहुत अच्छे सवाल लिए गए हैं। 19वां प्रैक्टिस सेट। जालियांवाला बाग कांड की जांच हेतु गठित कांग्रेस द्वारा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन सी समिति जो है गठित की गई थी कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा? जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 की घटना, ठीक है। ये तो सबको पता होना चाहिए। और इनकी जांच समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अंग्रेज़ों द्वारा भी कौन सी समिति बनाई गई थी? तो ये हंटर समिति लाया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सवाल बार बार बनते रहते हैं तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दे दिया गया था अमृतसर में, ठीक है, वही जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। आइए देखें अगला सवाल। इतिहास में 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के समय का किस वंश के शासक का समय माना जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कौन बने थे? तो गुलाम वंश का शासक आया था। गुलाम वंश के शासक कौन थे स्थापना करने वाले? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, नाम तो सब लोग जानते होंगे, ठीक है। और इसी को भी ममलूक वंश भी कहा जाता था, दास वंश भी कहा जाता था और इलबरी वंश भी कहा जाता था। तो इस प्रश्न में के अनुसार आंसर ई होगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि समय किस वंश के शासक का समय माना जाता है, ठीक है। तो इसमें चारों एक ही का नाम है, गुलाम वंश का ही चारों नाम है, ठीक है। ई आंसर, कंफ्यूज मत होइएगा। और बाकी डिटेल यहाँ से दिया गया है, आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिए। इनमें से किस शासक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की? तो यही थे, सुल्तान की उपाधि धारण कौन नहीं किए थे? तो ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं किए थे, और इल्तुतमिश जो है पहले सुल्तान की धारण किए थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, और बाकी व्याख्या यहाँ से आप पूरा डिटेल लीजिएगा, ठीक है। खिलजी वंश के अंतर्गत कुल कितने शासकों ने शासन किया? खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी समय कितने शासकों ने शासन किया? तो इनमें कुल 5 शासकों ने शासन किया। और खिलजी वंश की स्थापना कौन किए थे? यहाँ पूरा डिटेल आपको दिया गया है। फिरोज शाह खिलजी ने किया था, ठीक है। यहाँ से पूरा ले लीजिएगा कितने कौन कौन से शासक थे। ज़्यादा टाइम नहीं है दोस्तों, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर कुछ जानकारी सही लगे तो, ठीक है। आइए देखें अगला सवाल। शेर शाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? शेर शाह सूरी पर सवाल बनना ही है, क्योंकि यह हमारे बिहार सासाराम से जुड़े हुए थे। ये दिल्ली की गद्दी पर कब बैठे थे? तो 1540 ईस्वी में। हुमायूं को हराने के बाद, बेलग्राम और कनौज के युद्ध में हराने के बाद, उसके बाद हुमायूं भाग गया था, सबको पता है, यहाँ से दिल्ली की गद्दी छोड़ के। उसके बाद शेर शाह बने थे। बाकी डिटेल के लिए आप यहाँ से पढ़िए, समझिए, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है। पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। बुक के लेखक कौन हैं? बहुत ही अच्छा सवाल होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका विमोचन किया है, तो सवाल तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, और वो भी भारतीय संविधान के ऊपर है, ठीक है। भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन, और इसके लेखक हैं राम बहादुर राय, ज़रूर ध्यान रखिएगा। और गीतांजलि श्री का भी एक पुस्तक है, और इनको एक बहुत बड़ा प्राइज़ मिला है, इनको भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इनका पूरा डिटेल आप ऑनलाइन सर्च करके ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी आपको बता दिया, हिंट दे दिया, क्योंकि यहाँ से भी सवाल बनना है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम असानी किस पड़ोसी देश ने रखा?
बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवाती तूफान बना था उसका नाम आसानी रखा गया था। और किस देश ने रखा था? तो ये श्रीलंका देश ने रखा था, ठीक है नाम। तो ज़रूर ध्यान रखिए। अच्छे सवाल हैं सारे, इस तरह के सवाल बनने की उम्मीदें हैं। आइए देखें, अब थोड़ा बिहार स्पेशल भी हर तरह के सवाल लिए गए हैं, मिक्स हैं आज दोस्तों, ठीक है ना। बिहार में 0 से 18 वर्ष आयु वालों के लोगों की जनसंख्या है, कितने % जनसंख्या है 0 से 18 वर्ष आयु वालों के लोगों की? तो ये है 48%, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। और भारत में पूछ दे तो 39%। देखिए यहाँ पूरा डिटेल लिखा गया है, ठीक है। भारत का पूछ दे, भारत में 0 से 18 वर्ष आयु वालों की जनसंख्या कितनी है? तो 39%। और बिहार का 48%, ठीक है। उम्मीद है आप यहाँ से नोट करते हुए चलेंगे और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे दोस्तों चैनल को, अगर आपको ऐसे ही जानकारी चाहिए तो, ठीक है। बिहार में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, बिहार में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो 68.1 वर्ष, ठीक है। पूरा डिटेल यहाँ दिया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है 2019 के अनुसार। तो यहाँ से पूरा इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर पुरुषों का पूछ दे तो महिलाओं का पूछ दे तो दोनों का आप जीवन प्रत्याशा आप बता सकते हैं, ठीक है। आइए देखें अगला सवाल। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत है। अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों का जानना जरूरी है। और अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या प्रतिशत 1.3% ही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और अनुसूचित जाति का कितना है? तो 15.7%, ठीक है। और बाकी सबका यहाँ से डिटेल लिखा हुआ है, 2011 की जनगणना अनुसार है। अभी 2021 का जनगणना नहीं आया है, तो अभी 2011 की ही पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट देख सकते हैं या नोट कर सकते हैं। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? बहुत बार बताया गया है और बार बार सवाल बनता भी है, ठीक है। तो किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये है रोहतास, ये तो भूलिएगा नहीं, ठीक है ना, इसको नहीं भूलना है दोस्तों। और सबसे कम कहाँ है अगर आप जानते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है ना। इस तरह कमेंट करने से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए दोस्तों, ठीक है। ये देखिए पूरा डिटेल यहाँ लिखा गया है, सबसे कम ज़्यादा सब लिखा गया, इसमें आप डिटेल पढ़िए। जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 4 जिले, ये भी सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 4 जिले, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस जिले में है? गोपालगंज। ये तो बहुत बार बताया गया है और सब लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं अभी भी तो नोट कर लीजिए भाई, ठीक है ना। तो ये गोपालगंज एक पहले में ही दिया हुआ है, गोपालगंज के बाद सिवान, सारण और किशनगंज, ठीक है। तो एक ही गोपालगंज और किसी में है नहीं, तो यही आंसर हो गया, ठीक है। बाकी डिटेल यहाँ लिखा गया है कितना कितना है। लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है, ये सवाल भी बहुत बार पूछा है और हर साल पूछा है, ऑडिटर एग्ज़ाम में भी पूछा है, उसमें भी बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए थे 916 है कि 918 है, ठीक है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है और मैं भी बहुत बार बता चुका हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 918 है, ठीक है। 918 बिहार का लिंगानुपात है और बहुत बार ये क्वेश्चन बना है, कंफ्यूज मत होइएगा, इस बार भी बन सकता है, ठीक है। यहाँ पूरा डिटेल और लिखा हुआ है कि 2001 में कितना था और उसके आगे क्या है, ठीक है। कथित तौर पर एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी का नाम बताइए, जिनका निधन जून 2022 में कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में हो गया। मैंने टाइटल में भी ऊपर ही लगाया है, ठीक है, उनका फ़ोटो, हाथी का, सबसे लंबे दांत वाले हाथी का। तो जिनका निधन जून 2022 में हो गया, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये भी ध्यान रखिएगा। उसका नाम क्या है? तो नाम है भोगेश्वर, ठीक है। नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल हो सकता है। और क्वेश्चन कब तक अब पूछेगा करेंट का, ये कोई नहीं जानता दोस्तों। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर मेले का उद्घाटन अप्रैल 2022 में किया? ये भी इम्पोर्टेंट है, मेले पर भी सवाल बनता है और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये राष्ट्रपति उस समय के, क्योंकि अब तो राष्ट्रपति भी बदल गए हैं, तो पूर्व राष्ट्रपति थे, उस समय के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी,
ये उद्घाटन किए थे, तो ये इम्पोर्टेंट कितना हो जाता है ये आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ किए थे, ये हरियाणा में हैं, ये गुजरात में हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये गुजरात आंसर। हेलिना किस तरह का गाइडेड मिसाइल है जिसका परीक्षण हिमालय में पहली बार DRDO, आर्मी और एयरफोर्स ने किया है? ये तीनों ने किया है, इसलिए कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। DRDO ने भी किया है, आर्मी ने किया है और एयरफोर्स ने, तीनों ने संयुक्त रूप से किया है। तो ये कौन सा गाइडेड मिसाइल है? तो ये है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, नाम जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है सवाल। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अप्रैल 2022 में व्यापार समझौता किया, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ECTA। ECTA का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको बताया जा रहा है, यहाँ लिख दिया गया है, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी सवाल जो है फुल फॉर्म भी BPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जानते ही होंगे, पूछा जाता है। और ये भी समझौता हुआ है तो कुछ भी पूछा जा सकता है दोस्तों। सवाल कैसे कौन कौन से पूछे जाएंगे कोई नहीं जानता। 1945-46 में दिल्ली में हुए INS के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? कौन थे वकील? ये भूला भाई देसाई। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है और इन पर ध्यान रखिएगा। INS की संस्था के बारे में भी बहुत बार बताया गया है, किन की संस्था थी ये भी जानते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए। पूना समझौता कब हस्तांतरित किया गया था? पूना समझौता गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, क्योंकि गांधी जी जो है गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से भी वापस हो गए थे, वही उसी के कारण ये भी समझौता कराया गया था दलितों की सीट के लिए। तो ये हुआ था 24 सितंबर 1932 में। ठीक है, जेल में ही कराया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये आगे देखें अगला सवाल, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया? ठीक है, 1930 में वेदारण्यम, 1930 में दांडी मार्च चलाया जा रहा था, उस समय वेदारण्यम सत्याग्रह भी चलाया गया। किनके द्वारा? तो C राजगोपालाचारी द्वारा। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है और ये सवाल पूछा हुआ है इसी साल BPSC में, इसलिए मैंने इसको लिया और नया सवाल था। ठीक है, किसे चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है, तो इसमें से चंपारण सत्याग्रह में किसानों का आंदोलन हुआ था, तो किसानों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होना यही अच्छा हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इनमें से किसने उल गुलान आंदोलन प्रारंभ किया? उल गुलान आंदोलन, मुंडा आंदोलन को उल गुलान आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी अच्छा है। बिरसा मुंडा द्वारा लोकनायक की उपाधि किसे दी गई? लोकनायक बहुत बार बताया है मैंने, जयप्रकाश नारायण, और सवाल भी बार बार बनता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो इनका नाम मत भूलिएगा, बहुत बार सवाल आपको दिख जाएगा। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? पहली बार, अभी तो 7 निश्चय 2 आया है, ये 7 निश्चय 1 कब चालू किया गया था? 2015 में। ठीक है, इससे ज़रूर ध्यान रखिएगा और ये भी सवाल जो है पूछा जा चुका है इसी साल। वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो ये कितना है? 2.97%। उम्मीद है इसे भी ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल हैं। तो सवाल आज के कैसे लगे ज़रूर कमेंट कीजिए। 25 सवाल थे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कुछ एग्ज़ाम में पूछे हुए, कुछ पूछे, लेकिन सवाल जो है सारे आपको जानना ज़रूरी था। ठीक है, सवाल अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।